प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश नारायण पांडे, प्रवक्ता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 11 शंकु परिच्छेद के अंतर्गत दीर्घवृत्त का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने दीर्घवृत्त को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम 3 वादन पर अध्ययन करेंगे। आइए देख लें कि ये 3 भाग के शैक्षणिक बिंदु क्या है। शिक्षण बिंदु भाग 1। भाग 1 में हम भूमिका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, शंकु के परिच्छेद कोनिक सेक्शन, दीर्घवृत्त की परिभाषा डिफिनीशन ऑफ एन एलिप्स, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभिकीय दूरी के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस and the distance of the focus from the center of the ellipse। 5वां है इसमें एक दीर्घवृत्त की विशेष परिस्थितियां, स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स, और अंत में गृहकार्य। ये भाग 1 का जो आज अभी हम अध्ययन करेंगे। आइए देख लें भाग 2 के शिक्षण बिंदु क्या क्या है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स और गृहकार्य। भाग 3 में दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से प्राप्त निष्कर्ष, ऑब्जर्वेशंस, दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा, लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करना और अंत में गृहकार्य। भाग 1 का अध्ययन शुरू करें। देखो, पहला इसमें बिंदु था भूमिका। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, शंकु परिच्छेद अध्याय में आप वृत्त और परवलय वक्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब दीर्घवृत्त पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़ चुके हो, वृत्त और परवलय आप पढ़ चुके होंगे। आज जानते हैं कि वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय वक्रों को शंकु परिच्छेद या सामान्यतः शंकु कहा जाता है, क्योंकि इन्हें एक लंबवृत्तीय द्विशंकु और एक समतल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? इन वक्रों का ग्रहों के घूर्णन, दूरदर्शी यंत्र, एंटीना के निर्माण, ऑटोमोबाइल्स की हेडलाइट्स इत्यादि तमाम क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। आइए अब देख लें जो इसमें आपने पढ़ा कि एक लंबवृत्तीय द्विशंकु, तो देख लें कैसे बनता है। पहले तो यहां जैसे दिया है शंकु के परिच्छेद, तो देखो एक परिभाषा यहां लिखा गया है। पहले हम चित्र बना लें तो आपको परिभाषा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां एक सीधी रेखा हम खींच दे रहे हैं और एक रेखा ऐसी है जो इसको इस बिंदु पर, इस बिंदु का नामकरण अगर हम कर दें V, तो ये देखो रेखा हमारा L है और ये रेखा हमारा M है। यह L रेखा को यम रेखा जहां काट रही है वहां अल्फा कोण बन रहा, वही चीज यहां लिखा गया है। मान लीजिए यल एक स्थिर ऊर्ध्वाधर रेखा है, यम एक दूसरी रेखा है जो इस रेखा को स्थिर बिंदु V पर प्रतिच्छेद करती है और इससे एक कोण अल्फा बनाती। अब आगे देख लें आप। अब देखिए यहां कह रहा है कि मान लीजिए यम को रेखा यल के परितः इस प्रकार घुमाते हैं कि यम की सभी स्थितियों में कोण अल्फा अचर रहे, तब उत्पन्न पृष्ठ एक लंबवृत्ती खोखले द्विशंकु हैं जिन्हें आपसे शंकु कहेंगे, जो दोनों दिशाओं में अनिश्चित दूरी तक बढ़ रहे हैं। अब जरा प्यारे बच्चे समझो, अभी आपको कहा गया कि यह एक स्थिर रेखा यल है और एक रेखा आपने यम लिया। यम रेखा इस स्थिर रेखा से अल्फा कोण बना रहा। अब अगर इस यम रेखा को स्थिर रेखा के परितः अल्फा कोण को स्थिर रखते हुए अगर पूरा इस तरह से इसके परितः घुमा दें एक चक्र, तो जो पृष्ठ उत्पन्न होता है उसी को यहां क्या कहा जा रहा है? लंबवृत्ती खोखले द्विशंकु। देख लें आप चित्र से कैसे होता है। देख लें यहां से इस तरह से रेखा है आपका ये
देखें यही ये कह रहा था कि ये जो रेखा है आपका ये स्थिर रेखा है, ये स्थिर रेखा, ये स्थिर रेखा हो गया, और ये जो रेखा थी यही यम रेखा, ये अब जनक रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? जनक रेखा। ये कोण अल्फा बनाता है, आपको पहले से मालूम है, ये कोण अल्फा है। अब इसको हम V, जहां ये प्रतिच्छेद कर रहा था, शीर्ष कहलाएगा। इसको जो ऊपर वाला हिस्सा है ये देख लें आप, ऊपरी नापे कहते हैं, ऊपरी नापे, और इसको हम निचला नापे कहते हैं। तो वही चीज यहां लिखा गया। देखिए स्थिर बिंदु V, ये V स्थिर बिंदु है, शीर्ष को स्थिर रेखा यल शंकु का अक्ष हो गया। इन सभी स्थितियों में घूमने वाली रेखा यम शंकु की जनक रेखा, ये रेखा यम थी, जनक रेखा कहलाएगी। शंकु को शीर्ष, ये शीर्ष है, दो भाग में विभक्त करता है जिन्हें हम नापे कहते हैं, ये ऊपरी नापे और ये निचली नापे। अब आगे देख लें आप। अब देखिए यहां कह रहा है यदि हम एक तल और एक शंकु का प्रतिच्छेदन लेते हैं, जरा देख ले बच्चों, शंकु और तल का प्रतिच्छेदन कैसे होगा, आप यहां ध्यान से देख लें। जैसे ये हम मान लो एक शंकु ले रहे हैं, ये शंकु हो गया, ये अक्ष आप जान रहे हैं। अब एक तल अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने तल ले लिया इस तरह से, ये तल, तो आपको पहले से मालूम है कि यह कोण जो होता है ये अल्फा होता है। अब ये तल और जो शंकु है इनका जहां प्रतिच्छेद होगा, ये शंकु से यहां एक कोण बीटा बनाता है। तो ये कह रहा है कि यदि हम एक तल और एक शंकु का परिच्छेद लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त परिच्छेद वक्र शंकु परिच्छेद कहलाता है। इससे जो हमें प्राप्त होगा आकृति वही क्या कहलाएगा? शंकु परिच्छेद। शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष और परिच्छेदी तल के बीच बने कोण, अब देखो यही है, शंकु और समतल इनके बीच का ऊर्ध्वाधर अक्ष के बीच बीटा कोण है। तल की स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शंकु प्राप्त होते हैं। अब ये तल कैसे हम, अब जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे ये शंकु है, आप जान रहे हैं शंकु किस टाइप का होता है, आइसक्रीम का कोन, गाजर भी होता है। तो गाजर को अगर हम एक समतल जैसे चक्कू से काटें तो अब किस स्थिति में हम उसको कैसे काटें या कितने कोण से काटें, तो आप देखिए भिन्न भिन्न आकृति प्राप्त होगी। उसी से यहाँ वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त इत्यादि प्राप्त होता है। तो यही चीज ये कह रहा है। तो अब हमें दीर्घवृत्त बताना है कि कैसे प्राप्त होगा। तो अब कह रहा है मान लीजिए परिच्छेदी तल शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है। जब बीटा, ये बीटा कोण जो यहां लिखा गया है अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, तब हमें जो परिच्छेद होगा वो एक दीर्घवृत्त होगा। कैसे आप देख लें जरा, हम फिर से फिगर बनाते हैं यहां। ये आप देखें आप यहां, ये शंकु बन रहा है, ये हमारा अक्ष हो गया। अब हम एक तल लेते हैं, तल सपोज करिए इस तरह से ले रहे हैं, ये हमारा तल हो गया। ये तल शंकु को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये कोण आप जान रहे हैं कि अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा। ये आप जान रहे हैं बीटा है, यहाँ लिख देते हैं बीटा कोण। अब यहाँ देखें आप, ये जो बीटा कोण अक्ष से बन रहा है, यहाँ से इसको देखें, ये आकृति हमारी दीर्घवृत्त कहलाती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। अब आइए आप आगे देखें।
दीर्घवृत्त की परिभाषा देखो, दीर्घवृत्त कह रहा है एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। तो अब देखो जरा फिगर से आप देखें, मान लीजिए हम इस तरह से बना रहे हैं। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि बिंदुओं का, तो बिंदु हमारे ऐसे ले लें हम, देखो मान लो ये सब बिंदु हैं। अब दो स्थिर बिंदु यहां हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो स्थिर बिंदु। इन दो स्थिर बिंदुओं से जो दूरी है, दूरी का मतलब ये यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, इस तरह से तमाम अगर हम बिंदु लें तो इनका जो बिंदुपथ प्राप्त होगा इस टाइप का अगर हम बनावें, इस टाइप से, ये बिंदु हमारा इस पर होना चाहिए, तो यहां से। तो अब देखो अगर इसको हम मान लें F1 और इसको मान लें F2, तो ये बिंदु हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। अब परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा, दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग अचर होता है। अब अगर यहां हम लेना चाहें इस तरह से, तो P1 F1 प्लस P2 F2 ये बराबर होगा, P2 नहीं P1, यहां P1 P2 F1 प्लस P2 F2 बराबर P3 F1 प्लस P3 F2। ये जो दूरी है ये आपस में हर जगह बराबर होंगे और अचर होंगे, ये यहां परिभाषा में कह रहा। दीर्घवृत्त पर अब जो यहां दो स्थिर बिंदु हैं इन्हीं को हम नाभियां कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभियां। तो एक नाभि यहां हो गई और एक नाभि यहां हो गई, नाभि ये हो गया, और ये F1 और F2। दीर्घवृत्त पर स्थिर किसी बिंदु का दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग अचर होता है, वह स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी से अधिक होता है। ये भी जान लो। अब जो ये दूरी है, जैसे आपने क्या लिखा, P1 F1 प्लस P1 F2, ये अधिक होगा दो बिंदुओं व स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो क्या है? F1 F2। तो इनके बीच की दूरी जो योग अचर हो रहा है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे ये क्या होगा? बड़ा। यही ये कह रहा है। अब आगे आप देख लें, ये यहां एक चित्र बना है, आप देख लें। दीर्घवृत्त का केंद्र, अब दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है? नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। नाभियों को मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे यहां आपका एक ये है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु हमारा क्या है? केंद्र है। फिर यहां देखो दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष, दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखाखंड। तो दीर्घवृत्त की नाभियां ये है हमारी, यहां से यहां तक, इससे जाने वाला रेखाखंड ये जो जा रहा है, ये इसको हम कहते हैं दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष। यहां देखो दिखाया गया है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी दीर्घाक्ष होती है, A से B। और अल्प अक्ष या लघु अक्ष जो कहते हैं वो हमारी दूरी कहां से होती है? C से D। इसलिए यहां ये इस तरह से आपको दिखाया गया है, ध्यान से देखो। ये शीर्ष, अब देखो आगे परिभाषा भी दिया है, यहां देख लें आप। दीर्घवृत्त का लघु अक्ष, तो लघु अक्ष क्या होगा आपका? देखें जैसे भी आपने बनाया था, यहां देख ली फिर से एक बार। ये जो पॉइंट है आपका यहां आपका F1 F2, F1 F2, ये आपका O। अब इसी में आपको कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये यहां से और यहां तक की, ये दीर्घाक्ष है। तो इसका जो आधा हिस्सा होगा यहां से यहां तक, ये अर्ध दीर्घाक्ष। ये भी आपका क्या होगा?
अर्ध दीर्घाक्ष, और यहां से यहां तक की दूरी, ये हिस्सा देखिए, यहां से यहां तक, जिसको हम बी कहेंगे, अर्ध लघु अक्ष होगा। तो ये भी अर्ध लघु अक्ष होगा, यहां से यहां तक। अब देखो जो यहां से यहां तक की दूरी है आपकी, ये वाली, यहां से यहां तक, ये हमारा सी कहलाता है। यहां से यहां तक ये दूरी हमारी सी कहलाती है, मतलब केंद्र से नाभि के बीच की दूरी सी। अर्ध दीर्घाक्ष ए, अर्ध लघु अक्ष बी। और देखो यहां कहा गया दीर्घवृत्त का लघु अक्ष, केंद्र से जाने वाला दीर्घ अक्ष पर लंबवत। तो केंद्र से जाने वाला और दीर्घ अक्ष हमारा ये है, इस पर जो लंबवत रेखा है ये रेखा अगर हम मान लें बी डैश, तो ये हमारा लघु अक्ष कहलाएगा। दीर्घवृत्त का शीर्ष दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु, तो देखो अंत बिंदु कौन सा है, ये है ए, और यहां मान लें हम ए डैश, ये हमारा शीर्ष कहलाता है, ये हमारा शीर्ष। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब ये यहां लिखा गया अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई बराबर ए और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई बराबर बी। अब आइए आगे देख लें आप। अर्ध दीर्घाक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच में संबंध। अब हमें ये एक रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ फिगर बना लें। तो फिगर देख लें कैसे बन रहा है। ये एक दीर्घवृत्त हम बना रहे हैं। अब इसमें देखो यहाँ ये पॉइंट F1 F2 ये नाभि है, और ये आप जानते हैं कि O इसका केंद्र होता है। अब अगर दीर्घ अक्ष पर एक बिंदु हम P ले लें, तो यहाँ हम लिखें पहले कि दीर्घ वृत्त के दीर्घाक्ष पर अंत बिंदु P लीजिए, ले लिया। अब P बिंदु P से नाभियों के बीच, बिंदु P से नाभियों के बीच दूरियों का योग। अब देखो क्या होगा, बिंदु P से नाभियों, तो P F1 प्लस P F2 ये हमारा योग होगा। तो देखो अब P F1 को हम क्या लिख सकते हैं, PO प्लस OF1, PO प्लस OF1 प्लस PF2। क्यों? क्योंकि यहां दिया है PF1 बराबर PO प्लस OF1, यहां हम लिख सकते हैं। अब देखो यहां से आप जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी C आप मानते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी A मानते हैं। तो अब यहां से यहां तक की दूरी PO हमारा A हो गया, OP1 OF1 P1 नहीं OF1 हमारा C हो गया। अब हमें क्या करना, PF2। देखो PF2 आप जान रहे हैं कि यहां से यहां तक C है और यहां से यहां तक A है, तो ये दूरी कितनी होगी, A माइनस C। तो PF2 हम लिख सकते हैं A माइनस C, तो C से C कैंसिल, तो ये आ गया बराबर 2A। तो एक रिलेशन यहां से मिला PF1 प्लस PF2 बराबर 2A। इसको आप
अभी यहीं रहने। अब यहीं से देखो हमें क्या निकालना है। अगर हम इसके लघु अक्ष पर एक बिंदु Q ले लें तो Q से F1 और Q से F2, तो इसको मिटाते हैं और फिर हम यहां लिखते हैं कि दीर्घ वृत्त के लघु अक्ष पर अंत बिंदु Q लीजिए, बिंदु Q की नाभियों से, बिंदु Q की नाभियों से दूरियों का योग। अब देखिए किसके बराबर होगा, QF1 प्लस QF2। तो हम लिख सकते हैं QF1 प्लस QF2। अब देखो यहां से यहां तक आपको पता है कि ये हमारा C दूरी है। इसको जब आपने मिलाया तो ये यहां से यहां तक C, और ये अर्ध लघु अक्ष है तो इसको हम B से डिनोट करते हैं। तो हमें यहां से Q से F1 अगर इसका हम बिंदु लिखें तो क्या हो जाएगा, -C 0, और इसका बिंदु क्या होगा Q का 0B। तो यहां लिख सकते हैं QF1, तो QF1 क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। अब क्या होगा देखिए आप, QF1 जब हम यहां करेंगे तो यहां x की जगह x2 की जगह 0 और -C तो प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा बराबर √C², और यहां b से 0 घटाएंगे तो b² आ गया, प्लस इसी तरह से QF2 में भी यही बात आएगा, 0 से C को घटाएंगे, ये भी वही आपका निर्देशांक क्या होगा F2 का C 0, तो 0 में से C घटाएंगे तो भी वही चीज आया C², और प्लस B में से 0 घटाएंगे तो B², तो ये आ गया 2√C² प्लस B² किसके बराबर, QF1 प्लस QF2 बराबर 2√C² प्लस B²। एक संबंध यहां हमको मिल गया। अब हम मिटाते हैं। फिर देखिए यहां बिंदु P और Q दीर्घ वृत्त पर स्थित है, इसलिए दीर्घ वृत्त की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, PF1 प्लस PF2 बराबर QF1 प्लस QF2, और ये आपने निकाला है अभी, देखें ये 2a आया है और ये 2√C² प्लस B²। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, A² बराबर C² प्लस B²। ये हमें एक संबंध मिल गया। यहीं से हम लिख सकते हैं ऐसे भी इसको कि C²
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, जहां यहां लिख दे रहे हैं, जहां ए अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है, बी अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है, और सी केंद्र से नाभि की दूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको कंठस्थ रखना चाहिए। आगे देख लें, एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थितियां। अब देखो, अभी आपने निकाला सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, अभी जो आपने संबंध निकाला, तो अब देख लो यहां क्या होगा। अब ये कह रहा है कि अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यदि हम ए का मान स्थिर रखें और सी का मान 0 से ए तक बढ़ाएं, तो परिणामी दीर्घवृत्त के आकार निम्नांकित प्रकार से बदलेंगे। ए को स्थिर कर देना है, सी में केवल परिवर्तन करना है। पहला, यदि सी बराबर 0 तो दोनों नाभियां दीर्घवृत्त के केंद्र में मिल जाती है। कैसे होता है आप देखें यहां कि अगर सी बराबर 0 हो जा रहा तो समीकरण आपका यही है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कह रहे हैं सी बराबर 0, सी बराबर 0 ले लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए बराबर बी, ये मिल गया। तो अब आप याद करिए अपना दीर्घवृत्त, जिसमें ये अर्ध दीर्घ अक्ष है, ये अर्ध लघु अक्ष है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो जो दीर्घवृत्त था वो आपका इस तरह से एक वृत्त में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये केंद्र है, F1 F2, C 0 हो जाएगा, तो F1 F2 भी कहाँ आ जाएंगे, केंद्र पर ही आ जाएंगे। यहाँ से ये F1 F2 कहाँ आ गए, केंद्र, और ये A और B दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये त्रिज्या का काम करेगा। तो यह दीर्घवृत्त हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए दीर्घवृत्त एक वृत्त बन जाता है। यह इस प्रकार वृत्त एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति है। समझ में आ गई बात। दूसरी स्थिति इसमें देख लें क्या है। दूसरी स्थिति कह रहा है कि यदि C बराबर A तो B बराबर 0, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी ए बराबर हो जाए तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बराबर 0। तो बी बराबर क्या मिल गया, 0। अब बी ही 0 मिल गया, मतलब लघु अक्ष कहाँ आ गया, जैसे आपने ये फिगर बनाया था, ध्यान करें इसको, ये अब ये पूरा 0 होके कहाँ आ जा रहा है, इसी पे आ जा रहा है, मूल बिंदु केंद्र पर। ये आपका दीर्घाक्ष तो है ही है, लेकिन लघु अक्ष क्या हो रहा है, अभी 0 हो जा रहा, और C क्या हो रहा है, A के बराबर। तो C जो आपका यहाँ से यहाँ तक होता था, ये A के बराबर हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। तो कैसा फिगर मिल जाएगा, F1 F2, ऐसे F1 F2, और यहाँ O, ये एक रेखाखंड हो जाएगा। वही लिखा गया है, यदि C बराबर A तो B बराबर 0, और दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 तक सिमट जाएगा। अब आगे देख लें, गृह कार्य, दीर्घवृत्त से संबंधित बताए गए सभी सूत्रों को कंठस्थ करें और अभ्यास भी करें। आज भाग 1 यहीं समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग हम दूसरे वादन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।